हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं, पुलिस, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, ग्रुप सी के जो एग्जाम्स आपके लगे हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे क्वेश्चंस को, साथ में उनके ऑप्शंस के साथ साथ हम उनको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, जिससे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल होंगे उनको भी हम देखते चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक तरफ हमें अधिनियम दे रखे हैं और उनके वर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहला है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो जो ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है ये 1923 का है, ये बिल्कुल सही है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम क्या कहता है, ये सारे के सारे जो आपके अधिनियम दे रखे हैं ये जो कारखानों में या फैक्ट्रीज में, होटल रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं उनके बोल सकते हैं उनकी क्षतिपूर्ति या उनके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे अधिनियम। तो सबसे पहले है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का है, ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो होटल रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं या कारखानों में जो काम करते हैं उन लोगों को अगर उनके कोई नुकसान हो जाता है, उनको चोट लग जाती है या डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्षतिपूर्ति दी जाती है। अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम ये जो है ये 1961 का है, 1961 का, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि जो भी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनको मातृत्व लाभ दिया जाता है। इसमें किस तरीके से मातृत्व लाभ दिया जाता है, जो 2 सर्वाइविंग चाइल्ड होते हैं यानी कि 2 जीवित बच्चों, उनके लिए 184 दिन का प्रावधान है और उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए 84 दिन का मातृत्व लाभ दिया जाता है, जिसके दौरान 184 डेज की पूरी सैलरी यानी कि 100% सैलरी उस महिला को दी जाएगी। और ऐसे ही 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो 84 डेज की, जिस दौरान वो छुट्टी पे थी, तो 100% उसको सैलरी दी जाएगी उसके एम्प्लॉयर द्वारा या उसके नियोक्ता द्वारा। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ये जो है ये कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट जो है ये आपका 1950 का नहीं है, ये है 1948 का। इस एक्ट को ESIC भी बोला जाता है। ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक तरीके से जो कर्मचारी हैं ये भी उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो कारखानों फैक्ट्रीज में काम करते हैं। इसमें 21,000 से कम वेतन पाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको क्या दिया जाता है, मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है। उस मेडिकल बेनिफिट में उनको अगर वो बीमार पड़ गए या उनको चोट लग गई या किसी की डेथ हो गई तो उस केस में अलग अलग तरीके से भुगतान दिया जाता है। अगला है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम ये है 1972 का, इसका भी वर्ष एकदम सही दे रखा है, 1972 का ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम है। इसमें क्या होता है, जो भी कर्मचारी जब काम करना शुरू करता है तो उसकी कुछ ग्रेच्युटी अमाउंट यानी कि कुछ उसके पेंशन के लिए या उसको बाद में जब वो काम छोड़ दे तो उसके बाद उसको कुछ आर्थिक लाभ मिल सके, उसके लिए ये ग्रेच्युटी रखी जाती है। तो इसके लिए एक कंडीशन है कि 5 साल की उसकी सर्विस करने के बाद ये ग्रेच्युटी दी जाती है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ये 20 लाख हो सकती है, 20 लाख से ज्यादा की ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, हमें सही नहीं ढूंढना था, तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जो कब का है 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश इनमें से किसको अलग करता है, MCT। तो ये जो है ये भ्रंश रेखाएं जो होती हैं, भ्रंश रेखाएं जैसे कि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। भ्रंश रेखाएं क्या होती है, जो हमारी इंडियन प्लेट है यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि अफ्रीकन प्लेट से टूट के आई थी और यहाँ यूरेशियन प्लेट वहां के मिल गई थी, तो उसके कारण ये भ्रंश रेखाएं पैदा होती हैं। तो भ्रंश रेखाएं ये जो है हमारे हिमालय रीजन में, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो हिमालय रीजन है वहां ये भ्रंश रेखाएं बनती है। अब इनमें अलग अलग भ्रंश रेखाएं हैं, तो इन भ्रंश रेखाओं को समझते हैं आगे एक पिक्चर के अकॉर्डिंग। इसमें देखते हैं हम भ्रंश रेखाएं किस तरीके से होती हैं। तो क्या होता है, सबसे अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी को देखें तो सबसे नीचे से हम शुरू करें तो इंडिया में क्या है, सबसे पहले अगर हिमालय को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हिमालय के सबसे नीचे क्या आता है, गंगा के मैदान आते हैं।
फिर वहां से ऊपर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शिवालिक मिलेगा। शिवालिक से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के जब हम पार कर जाएंगे, जब इंडिया को पार कर जाएंगे, तो उसके बाद तिब्बत का जो शुरू हो जाता है वो होता है ट्रांस हिमालय। तो जो भ्रंश रेखाएं हैं, ये जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंडियन प्लेट जब आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उस दौरान ये विभिन्न भ्रंश रेखाएं बनी हुई हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका समझते हैं। भ्रंश रेखाओं को समझने के लिए सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के ऊपर क्या है, शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र आ जाता है। शिवालिक से ऊपर जाएंगे तो मध्य हिमालय आ जाता है। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय भी बोला जाता है। मध्य और लघु हिमालय के ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या आ जाता है, महान हिमालय। महान हिमालय या वृहद हिमालय इसको बोला जाता है। जब इससे भी ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी कि जब हिमालय को पार कर जाते हैं, तिब्बत वाले भाग में आ जाते हैं। तो इन सब के बीच में क्या है, विभिन्न भ्रंश बने हुए हैं। तो इनको याद करने के लिए एक तरीका समझ लेंगे, इसी तरीके से लिखना है आपको। और बीच में क्या है, इनकी भ्रंश रेखाएं। तो बीच में भ्रंश रेखाएं किस तरीके से हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले गंगा और शिवालिक के बीच में आती है HFF। आपको इसी तरीके से याद करना है। HFF का मतलब होता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट ये आता है गंगा और शिवालिक के बीच में। फिर शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या इसी को बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और मध्य हिमालय या शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में आता है। फिर मध्य और लघु हिमालय और महान और वृहद हिमालय के बीच में आता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इनके जो नाम है वो भी आप याद कर लीजिएगा। और महान और वृहद हिमालय के ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। महान और ट्रांस हिमालय के बीच में जो लाइन पड़ती है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। टी से सांगपो आता है, इंडो सांगपो। इंडो सांगपो यानी कि सिंधु सांगपो सच्चर जोन बोला जाता है। इसको आप इस तरीके से ही याद करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये 100% बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT। इस तरीके से लिखा भी होगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये किस किस के बीच में होगा, तो ये किस किस के बीच में है, मध्य और महान हिमालय के बीच में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें क्या दे रखे हैं, कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और वह क्षेत्र किस लिए फेमस है ये दे रखा है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रूअर बेसिन। रूअर बेसिन, रूअर एक जगह है जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है जो आपके किस लिए फेमस है, अपने लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। तो रूअर बेसिन जो है उसका जो करेक्ट मैच किससे होगा, लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। ऐसा ही रूअर बेसिन की तरह इंडिया में भी एक जगह पड़ती है, छोटा नागपुर क्षेत्र या गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है आपका आता है झारखंड और वेस्ट बंगाल के आसपास, उसको भी रूअर बेल्ट बोला जाता है। इंडिया की जो रूअर बेल्ट जो बोला जाता है, इंडिया की रूअर बेल्ट ये बोला जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र और गोदावरी डेल्टा, गोदावरी क्षेत्र का, ये गोदावरी बेसिन जो है उसके आसपास का क्षेत्र जो हमारा पड़ता है कि इसमें झारखंड और वेस्ट बंगाल के आसपास। तो इंडिया का रूर से बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है फ्लैंडर्स प्रदेश। फ्लैंडर्स एक जगह है, ये आपके बेल्जियम में पड़ती है। यहाँ जो ये बेल्जियम जो जगह पड़ती है ये किस लिए फेमस है, ये वहाँ के कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ये आपको इसी तरीके से याद करना होगा। कुछ कुछ फेमस जगह होती है उनको उठा के एग्जाम में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। फ्लैंडर्स प्रदेश ये अगली बार एग्जाम में आएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं सक्सेनी प्रदेश। सक्सेनी जो स्टेट है ये भी आपका ईस्ट जर्मनी की एक जगह है जो आपके किस लिए प्रसिद्ध है, वहां की केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो मैच करेगा वो क्या करेगा, रसायन उद्योग से। अगला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो जैसा कि आप जानते हैं वहां का जूट उद्योग के लिए फेमस है, वो ऐतिहासिक काल से। तो वेस्ट बंगाल पे क्या हो जाएगा, जूट उद्योग। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो गए, रूअर बेसिन लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग, फ्लैंडर्स प्रदेश आपका कपड़ा उद्योग, सक्सेनी प्रदेश आपका रसायन से संबंधित है और पश्चिम बंगाल जूट उद्योग से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें ये ध्यान दे दें कि उससे क्या पूछा है, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन को सही और गलत करने के लिए इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि सही पूछा है उसने गलत पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जैसा कि आप जानते होंगे, कोलेरू लेक क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में आती है। ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कोलीवेली झील। कोलीवेली झील हाल ही में न्यूज में भी थी। इसको काजू वैली वेटलैंड जो है, काजू वैली और कोली वैली ये एक ही है। ये आपके पाई जाती है, केरल में नहीं है। ये कोलीवेली झील है आपकी तमिलनाडु में। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी ही है जो सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब आगे हम ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। खेचियोपालरी झील। खेचियोपालरी झील सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है। और खजियार झील ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारे इससे क्या उनके ये 4 झीलों के बारे में भी हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? सबसे पहले तो संविधान सभा के हम शुरुआत करते हैं। संविधान सभा कब बनी थी? तो संविधान सभा सबसे पहले जो आपकी बनी थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक जो बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जो संविधान सभा है इसने क्या करा, संविधान बनाने का कार्य शुरू करा, और जिसमें क्या हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और इस संविधान सभा के टोटल 165 दिनों तक क्या चला था, जो सत्र चले थे उसमें टोटल 165 दिन संविधान सभा के लोग आपस में मिलकर बैठे थे। और इससे रिलेटेड और भी चीजें देख लेते हैं। और इस संविधान सभा में 22 समितियां बनाई गई थी। जो संविधान बनाने के लिए जो समितियां बनाई थी, 22 समितियां बनाई थी, उसमें से 8 समितियां महत्वपूर्ण है। टोटल 22 समितियां बनाई थी, उसमें से 8 क्या है, इंपोर्टेंट है। और उन 8 में से भी ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपोर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, संविधान सभा के निर्माण के लिए कितने सत्र आयोजित किए गए थे, 165 दिन लगे थे और 11 सत्र आयोजित किए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 11 सत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है मिलान वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें क्या बोला है, पूंजी का योगदान, मानवीय श्रम का योगदान, स्थिर प्राकृतिक संसाधन और उद्यम के बारे में बात की गई है। तो इसको समझते हैं। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन है पूंजी का योगदान। पूंजी मतलब यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमारा क्या है, श्रम उद्योग बोल सकते हैं, उद्योग में क्या लगाते हैं हम, पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। तो कैपिटल लगाते हैं तो जब उसमें क्या होता है, कैपिटल लगाते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। और अगर कहीं से हमने बेसिकली लोन ले रखा है तो भी ब्याज देना पड़ेगा। और अगर जिस कंपनी ने या जहां से भी आपने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है तो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो पूंजी का योगदान क्या है, वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, ब्याज से संबंधित है। दूसरा है मानवीय श्रम का योगदान। मानवीय श्रम यानी कि सिंपल समझ आ रहा है ना, मानवीय श्रम यानी कि लेबर को क्या दिया जाता है, मानवीय श्रम या जो वर्कर होगा उसको क्या दिया जाएगा, मजदूरी दी जाएगी। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर क्या मिलेगा, मानवीय श्रम का मजदूरी होगा। तीसरा है स्थिर प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, अब स्थिर प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं? स्थिर प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचर से संसाधन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर से क्या मिलता है, हमें एयर मिलता है और नेचुरल हमारे पास क्या है, प्लांट्स, फौना बोल सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, जमीन है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या देते हैं हमें, ये हमें कोई टैक्स देते हैं, टैक्स तो नहीं देते। ये सब क्या देते हैं ना, लाभ देते हैं। तो स्थिर प्राकृतिक संसाधन हमेशा लाभ देते हैं। अगला क्या है, उद्यम वृत्ति का योगदान। जब भी कोई उद्यम किया जाता है तो जो उसमें काम करने वाले रहते हैं तो क्या होता है, कभी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, या उन्हें जिस लैंड पे अगर उन्हें रेंट कर रखी है तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा।
या लगान देना पड़ेगा। इस तरीके से इसका राइट क्या हो गया, उद्यम वृत्ति का योगदान से क्या संबंधित है, लगान संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था। ये सारे के सारे आंदोलन गांधी जी से संबंधित है। तो इन सारे आंदोलन को डेट, जो ईयर है, बेसिकली ईयर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। डेट में तो थोड़ा सा क्या है, बहुत ज्यादा इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता है एग्जैक्ट डेट, क्योंकि रहती नहीं है, थोड़ा आगे पीछे रहती है, किसी किसी की रहती है एग्जैक्ट इस दिन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन का आपको वर्ष याद रखना है, ये शुरू हुआ था 1918 में। और गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने करा था भारत में आने के बाद, 1915 में जब भारत आ गए थे वो, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो अपने सत्याग्रह का प्रयोग करा था 1917 में चंपारण में। चंपारण बिहार में जो गांधी जी को कौन लेके गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण गए थे। चंपारण गए थे, वहां उन्होंने तीन कठिया जो नील की खेती के लिए 3 कठिया सिस्टम है। 3 कठिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है वहां के किसानों को, जिससे वो क्या होते, काफी परेशान हो गए थे कि बार बार नील की खेती से उनकी उपज भी कम हो रही थी और उनकी खेती की उर्वरता घट रही थी, जिससे वो परेशान थे। और उनको 3/20 क्या था, कर भी जरूरी देना था अंग्रेजों को, तो इसलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करा था। ठीक है, अगला है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, जैसा कि रॉलेट कानून आया था 1919 में, इसी रॉलेट कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके विरोध में जो गांधी जी ने क्या है, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन करा था। और जो ये रॉलेट, देखो जो खेड़ा आंदोलन है, ये क्या था, ये गुजरात में हुआ था। चंपारण आंदोलन आपका बिहार में हुआ था। लेकिन जो ये रॉलेट सत्याग्रह है, ये पूरे भारत में फैल गया था। तो इसलिए गांधी जी को जो वास्तविक रूप में जो राष्ट्रीय नेता बनाया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। अगला है डांडी आंदोलन। डांडी मार्च भी काफी फेमस है, काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। डांडी मार्च हुआ था 1930 में। और जो डांडी यात्रा करी थी गांधी जी ने, डांडी से साबरमती तक की यात्रा करी थी। साबरमती से डांडी तक की यात्रा करी थी। साबरमती आश्रम से डांडी तक की जो यात्रा करी थी गांधी जी ने, डांडी में पहुंच के नमक कानून को तोड़ा था। तो जो यात्रा करी थी, ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ये जो टोटल यात्रा थी, ये 240 मील की यात्रा थी। ये भी पूछा जाता है 240, 241, कुछ बुक्स में 240 है, कुछ बुक्स में 241 है। ठीक है, ये इस तरीके से कितना वो नहीं पूछेगा। और इसमें जो गांधी जी के साथ थे 78 अनुयायी थे, और गांधी जी को मिला के 79, कहीं कहीं ये 79 80 में इसमें भी है, लेकिन आप ये जो एनसीईआरटी में है ये 78 या 79, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो डांडी आंदोलन से क्या करा था गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करा था। ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को क्या है, राष्ट्रीय नेता बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था, ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। एक काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये हुआ था 1929 में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसी दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, अब इसमें और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दादा भाई नेहरू जी, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने इनकी बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक को ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि आजकल क्या होता है एग्जाम में बुक्स ऐसे ही पूछ ली जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण करा था। ठीक है, जेल में जो कैदी रहते हैं उनको लेते हुए इन्होंने क्या था, पहली बार पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा का निर्धारण करा था। और इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी 3 बार। ठीक है, लाला लाजपत राय जो आप जानते हैं, जो हमारी 1920 में क्या बनी थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बाप्टिस्टा लाला लाजपत राय। ठीक है,
इस तरीके से ये हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पूर्ण स्वराज के समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, केरल में कुटुम्बश्री क्या है? कुटुम्बश्री जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1998 में एक योजना शुरू करी थी जो गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई थी और केरल में शुरू की गई थी। ये योजना, इस क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है कि 2023 में भी ये न्यूज में रही थी, है तो ये पुरानी, लेकिन क्या 2023 में भी ये न्यूज में रही थी, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में पूछी गई है। केरल में जो कुटुम्बश्री योजना है ये क्या है? गरीबी रेखा, गरीबी उन्मूलन और साथ में महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई थी। तो इसमें क्या है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? जैसे किसी गांव में या किसी छोटे इलाके में क्या है 10-15 लोग मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो आपस में कुछ धनराशि जमा करते हैं और उसी से क्या करते हैं, किसी को अगर जरूरत हो तो उसमें से 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए इस तरीके से लोन लेके अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है और बाद में उसको उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में वापस करके वो कुछ समय बाद वापस जमा कर दे, जिससे उसकी उस समय जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो एक तरीके का क्या है, लघु साख कार्यक्रम है, ठीक है। तो केरल में कुटुम्बश्री क्या है? लघु साख कार्यक्रम। इसमें एक ऑप्शन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, महिला उन्मुख बचत बैंक। ये क्या है, सिर्फ इसमें महिलाएं नहीं होती और लोग भी हो सकते हैं, है ना। तो ये महिला उन्मुख बचत बैंक, थोड़ा सा इससे ज्यादा राइट आंसर क्या है इसका? अति लघु साख कार्यक्रम। ये वही आपस में क्या है, कोऑर्डिनेट करके लोन देने के बाद उसी तरीके से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया अति लघु साख कार्यक्रम। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? विजयनगर साम्राज्य जो है ये हमारा दक्षिण भारत का समृद्ध साम्राज्य था, जिसकी जो सर्वप्रथम इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करी थी, विजयनगर की जो स्थापना करी थी वो करी थी हरिहर और बुक्का नाम के 2 लोग थे। उन्होंने करी थी, कब करी थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी और विजयनगर साम्राज्य में कुछ वंश हुए जिनके नाम बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये वंश कौन कौन से हैं? ये 4 वंश हैं। सबसे पहले संगम, सुलू, तुलु और अराविडु। ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। संगम, सुलु, तुलु और अराविडु, इसमें अलग अलग राजा हुए, लेकिन जो तुलु में एक राजा हुए थे कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे और इन्होंने बहुत सारे काम करे थे। इन्होंने स्टेप टैंक बनाए थे। स्टेप टैंक मतलब जो टैंक होते हैं वो उनमें स्टेप्स के थ्रू जाया जा सकता है। स्टेप टैंक का निर्माण करा था। इन्होंने बुक लिखी थी, तो इनकी 2 बुक इंपोर्टेंट है, लिखी तो इन्होंने काफी सारे थे लेकिन 2 काफी इंपोर्टेंट है। एक है जाम्बवती कल्याणम और दूसरी बुक है अमुक्त माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम। और जो विजयनगर साम्राज्य है आज के, ये इसकी कैपिटल थी हम्पी, ठीक है। तो इसके अवशेष कहाँ मिलेंगे? हम्पी में ही मिलेंगे। हम्पी जो है कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटका में पड़ता है और आज क्या है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी है। हम्पी का जो है ना, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी ये हमारा मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ऐसे ही हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप रिवाइज करते रहिए और तब तक के लिए थैंक यू।